स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास क्लासेस बाय आरके पे। तो जो हमारे प्रश्नों की सीरीज चल रही थी उसमें आज की हमारी ये अगली वीडियो है और हम बायोलॉजी के प्रश्नों को कवर कर रहे थे और इसमें आज हम 10 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अधिक उपयोगी होने वाली है। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अधिक हेल्पफुल होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, अंत तक बने रहिएगा और प्रत्येक प्रश्न की हम व्याख्या भी देखेंगे ताकि हम और भी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। तो इसकी बात करें अगर पहले प्रश्न की, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि एंटीबॉडीज जो हमारे शरीर को संक्रमणों से बचाते हैं वे किस प्रकार के यौगिक हैं। तो बात करें एंटीबॉडीज की तो ये प्रोटीन होते हैं। तो ये किस प्रकार के यौगिक होते हैं? प्रोटीन होते हैं। अब बात करें एंटीबॉडीज के बारे में तो एंटीबॉडीज हमारे शरीर को संक्रमणों से बचाते हैं। इनका निर्माण प्रोटीन से हुआ है। इन्हें इम्यूनोग्लोबिन्स के नाम से भी जाना जाता है। सबसे सरल एंटीबॉडीज वाई आकार का होता है। यह प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न किया जाता है तथा इसकी मदद से वायरस तथा बैक्टीरिया को उदासीन कर प्रतिरक्षी तंत्र को मजबूत किया जाता है। तो ये एक हमारे इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स होता है जो कि एंटीबॉडीज के रूप में दिखाई देता है। जब भी कोई एंटीजन हमारे शरीर में एंटर करता है तो उसके विपरीत हमारी बॉडी उनको मारने के लिए एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। तो ये हमारे इम्यून सिस्टम की एक प्रक्रिया होती है। अगले प्रश्न को देखें। अगला हमारा प्रश्न है कि भोजनीय रेशे हमारे दैनिक जीवन में अत्यधिक वांछित हैं क्योंकि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारे शरीर को अपचित भोजन से छुटकारा दिलाने में सहायता करने के लिए। तो जो भी रेशे होते हैं, भोजनीय रेशे होते हैं, ये हमारे शरीर में जो अपचित भोजन होते हैं उनसे छुटकारा दिलाने में सहायक होते हैं। आइए इनके विषय में विस्तार से जानें। तो अगर बात करें तो आहारीय रेशा आहार में उपस्थित रेशे युक्त तत्व हैं। ये हमारे शरीर को अपचित भोजन से छुटकारा दिलाने में सहायक तथा मूल रूप से पाचन क्रिया सुचारू बनाने का कार्य करते हैं। रेशे युक्त आहार मुख्य रूप से मक्का, केला, सेब, मूली, प्याज आदि होते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कर्कट रोग के उपचार में किया जाता है? तो बात करें तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कोबाल्ट 60 का। कोबाल्ट 60 का उपयोग कर्कट रोग से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है। इनके बारे में अगर बात करें तो कोबाल्ट 60 सबसे अधिक इस्तेमाल में आने वाला रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। कोबाल्ट 60 कई कामों में प्रयोग में आता है जिसमें कैंसर का उपचार से लेकर इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी तक इसका प्रयोग किया जाता है। तो कर्कट मतलब क्या है? कैंसर है। ये बहुत ही नया वर्ड है मेरे लिए भी। तो कैंसर का हिंदी वर्जन क्या होता है? कर्कट होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर को काटने से नहीं होता है? तो बात करें तो इसमें जो हेपेटाइटिस वायरस है ये मच्छर के काटने से नहीं होता है। अब इसके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले देखते हैं डेंगू ज्वर क्या होता है। डेंगू ज्वर की बात करें तो यह एक मच्छर जनित वायरल रोग है। यह एडीज इजिप्टी मच्छर के कारण होता है। अगला अगर फाइलेरिया रोग की बात करें तो फाइलेरिया रोग को एलिफेंटिएसिस के रूप में भी जानते हैं, इस नाम से भी जानते हैं। अगर बात करें तो यह एक परजीवी के कारण होने वाली बीमारी है जो लिम्फ नोड्स और लिम्फ वाहिकाओं को प्रभावित करती है। यह रोग धागे के समान दिखने वाले फाइलोरियोडी नामक निमोटोड के कारण होता है। अगला अगर बात करें रोग तो मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है और संक्रमित मच्छरों के काटने की वजह से फैलता है। अगला प्रश्न देखें। अगला हमारा प्रश्न है कि नीम का पौधा किस रोग के लिए बहुत उपयोगी है? तो नीम के पौधों की अगर बात करें तो कुष्ठ रोग के लिए मतलब लेप्रोसी के लिए बहुत ही अधिक उपयोगी होता है नीम का पौधा। अगर बात करें तो अजादिरचका इंडिका को नीम के पेड़ के वैज्ञानिक नाम के रूप में जानते हैं। नीम के पत्ते में जीवाणुरोधी, विषाणुरोधी, परजीवी रोधी, कैंसर रोधी आदि जैसे विभिन्न गुण होते हैं। इसका उपयोग फार्मास्यूटिकल्स उद्योग में किया जाता है। नीम का पौधा कुष्ठ रोग के लिए बहुत ही अधिक उपयोगी साबित होता है। अगला प्रश्न देखें। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन डी की अत्यधिक कमी के कारण होता है? तो विटामिन डी की कमी के कारण सूखा रोग हो जाता है। अब हमने इसको बहुत बार देखा है तो आप इसे देख सकते हैं। ए की कमी से रतौंधी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग और विटामिन B6 की कमी से रक्ताल्पता की बीमारी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि का प्रयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? तो बात करें सिनकोना से जो औषधि बनाई जाती है सिनकोना की छाल से, उससे मलेरिया रोग का उपचार किया जाता है। अगर बात करें तो सिनकोना एक सदाबहार पादप है जो कि सपुष्पक एवं द्विबीजपत्री पादप होता है। यह रूबियेसी
कुल की वनस्पति है। इनकी छाल से क्विनैन नामक औषधि प्राप्त की जाती है जो कि मलेरिया ज्वर की दवा होती है। अगला प्रश्न है हमारा कि रॉबर्ट कोच का कार्य किस क्षेत्र में था। तो रॉबर्ट कोच तपेदिक के लिए इनका कार्य महत्वपूर्ण है। तपेदिक मतलब टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। अगर बात करें तो रॉबर्ट कोच एक प्रसिद्ध जर्मन सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक थे। इन्हें विशेषतः तपेदिक मतलब कि टीबी रोग के कारणों की खोज के लिए जाना जाता है। इसके अतिरिक्त इन्होंने एंथ्रेक्स, हैजा, ट्रिपेनोसोमियासिस के प्रेरक जीवों की खोज की थी। अगला प्रश्न क्या है कि फाइलेरिया किसके कारण होता है। तो फाइलेरिया की अगर बात करें तो ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। इसके बारे में अगर जानें तो फाइलेरिया रोग धागे के समान दिखने वाले फाइलेरियोडी नामक निमेटोड के कारण फैलता है। इसका संचारण मादा क्यूलेक्स मच्छरों के काटने से होता है। इस रोग में पैरों, वृषणकोष तथा शरीर के अन्य भागों में सूजन आ जाती है। इसे एलिफेंटियासिस की नाम से भी जानते हैं। हाथी पांव भी इसे कहा जाता है। अन्य कुछ बीमारियां जैसे कि एडीज मच्छर जो है इसकी वजह से चिकनगुनिया, डेंगू, रिफ्ट वैली बुखार, पीत ज्वर, ये सारे एडीज मच्छर के काटने की वजह से फैलते हैं। एनाफिलीज की वजह से मलेरिया होता है। क्यूलेक्स की वजह से फाइलेरिया, जापानी इंसेफेलाइटिस और वेस्ट नाइल फीवर होता है। अगला हमारा प्रश्न और आज का हमारा अंतिम प्रश्न, टीकाकरण क्या है। टीकाकरण की अगर बात करें तो कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा जो होता है इसे टीकाकरण कहते हैं। इसके बारे में अगर बात करें तो बच्चों को टीका लगवाने की प्रक्रिया को वैक्सीनेशन या टीकाकरण कहा जाता है। रोग प्रतिरक्षण के लिए बच्चों के शरीर में टीके लगाए जाते हैं जिससे बच्चों के शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ सके। टीकाकरण एक कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा प्रणाली होती है। संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए यह प्रक्रिया सबसे सस्ती और प्रभावी होती है। तो ये थे आज के हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से होप की बहुत ही उपयोगी होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।